रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए और उससे भाजपा गदगद है। लंबे अरसे के बाद भाजपा को दिल्ली में सत्ता मिली है, जाहिर है। अब उसका पूरा फोकस जो अक्टूबर-नवंबर महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक का है इस वर्ष का, और उससे पहले चुनाव हो जाने हैं विधानसभा के। लगातार एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए कभी आरजेडी के साथ मिलकर तो कभी भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हुए हैं। और इस बार भी जो बातें सामने आ रही है कि एनडीए में चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। जो चुनाव होंगे विधानसभा के उसमें नीतीश कुमार ही सीएम फेस इस बार भी हो सकते हैं। ये पूरी तरह से बातें लगभग साफ होती दिख रही है। हालांकि चर्चाएं कई होती हैं, चर्चाएं बहुत आती हैं बिहार के, हम उस पर भी आगे बात करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर बात करते हैं, 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, अगर उसमें आप देखेंगे तो 115 सीटों पर चुनाव लड़के जदयू को मात्र 43 सीटें आई थी। वहीं 110 सीटों पर चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख सकते हैं तो लगभग 74 सीटें, यानी 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी ही उभरा था। 80 सीटों पर चुनाव जीता था आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी गठबंधन के तहत, लेकिन मात्र 19 सीटों पर ही वो चुनाव जीत पाई थी। बहरहाल ये सारी चीजें तो अलग हैं, लेकिन लालू यादव ने ऐसा क्या कर दिया है, लालू यादव ने ऐसा क्या बयान दिया है कि एनडीए के नेता हलकान हो गए हैं और जवाब देते नहीं बन रहा है उनका। हम आपको सुनाएंगे लालू यादव ने क्या कहा है। लेकिन फोकस क्या है, क्यों है फोकस बिहार पर? आखिरकार बिहार की राजनीति की ओर केंद्र का ध्यान हमेशा क्यों रहता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी सालों भर चुनावी मोड में रहती है, लगातार आप देख रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के उत्साह के पीछे की बड़ी वजह है हरियाणा का जीत, महाराष्ट्र की जीत, दिल्ली की जीत। तो झारखंड में भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन इन राज्यों में जो जीत हुई है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, इससे भाजपा जो है सो जोश से लवरेज है। और जो मैंने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद नीतीश कुमार लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। हाँ, ये जरूर देखा गया कि बीच में पार्टियां वो अलग अलग बदल लिए, लेकिन सत्ता उन्हीं के हाथों में रही। हम आपको सुनाते हैं कि लालू यादव ने ऐसा क्या कुछ कहा है जो अन्य दलों यानी खास करके जदयू और भाजपा के नेताओं को जवाब देते देते पसीने छूट रहे हैं। आप सुनिए इसको। परिणाम आया है, भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा को लोग जान गया। देखिए, लालू जी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। लालू जी लोकसभा में क्या बोलते थे? नरेंद्र मोदी का सफाया, खात्मा, जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे। और क्या हुआ? लालू जी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। लालू जी स्वयं सजापता है, बेल पर आए हुए हैं, अपने पुत्र को सीएम बनाने के लिए सभी कर्म कुकर्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता का विश्वास एनडीए पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है, नीतीश कुमार जी पर है। देखिए, मुख्यमंत्री बनाना, विधायक बनाना, सरकार बनाना किसी नेता का बस का रोग नहीं है। ये जनता तय करती है। जनता जिसको जनादेश देती है वो मुख्यमंत्री बनता है, वो विधायक बनता है, वो प्रधानमंत्री बनता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में कोई नेता मालिक नहीं है। जो लोग अहंकार में है इस तरह की बात बोलते हैं, और जहां तक एनडीए की सरकार के बारे में बोलते हैं कि मेरे रहते नहीं बने, तो उनके रहते कई बार सरकारें बनी है और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। दिल्ली में गए थे समर्थन देने के लिए आरजेडी के तरफ से, वहां 0 पर आउट होके आए हैं। तो उनको बोलने का काम है, बोलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। अहंकार में जो लोग डूबे हुए हैं उनको बिहार की जनता कभी कबूल नहीं करेगी। अब जो बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार को बर्बाद किया, जातीय उन्माद पैदा करके नरसंहार कराया,
उन लोगों को दोबारा मौका नहीं देगा। लालू यादव जी रहें या नहीं रहें, बिहार की जनता डिसीजन ले चुकी है कि एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनेगा। परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाला जो नेता है सिर्फ पारिवारिक न्याय में पड़ गया है। तो बिहार की मतदाता लालू यादव जी से सामाजिक न्याय की परिभाषा पूछ रही है कि आखिर किस तरह का सामाजिक न्याय का परिभाषा है। इस बात को बताने का पहले लालू यादव काम करें। आपने देखा कि अभी 4 सीट का जब उपचुनाव हुआ तो बेलागंज में 30-35 साल से जिस सीट पर कब्जा था लालू यादव जी के पार्टी का, और जब प्रतिपक्ष के नेता वहां गए तो उनको एहसास हो गया कि वहां की ना एम ना वाई कोई भी उनको जो है तरजीह नहीं दिया, तब उनको अपने पिताजी को वहां भेजना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ से सारा फैक्टर निकल गया। अब उनको पता चल गया है, एक तो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट, हरियाणा महाराष्ट्र का रिजल्ट, और जब से मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो वैसे लोग जिनको कि दिखाई नहीं पड़ता है राजनीति में, अब वही लोग जो है परेशान हैं। उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की विपक्ष को आवश्यकता है, क्योंकि प्रगति यात्रा के बाद और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बिहार का माहौल बदल चुका है। और जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, या तो उनके आंख की रोशनी कम है या फिर विकसित बिहार की परिकल्पना उनके नजर में। तो आपने सुना, लालू यादव ने साफ तौर पर कहा बिहार में भाजपा का नहीं चलने वाला है। बिहार में भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, इस बार एनडीए साफ हो जाएगा। जो बिहार लालू यादव का अपना अंदाज है उसी अंदाज में वो बोल रहे थे। और उनके जवाब में आपने देखा कि भाजपा के विजय चौधरी या अन्य नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो श्रवण कुमार जो जदयू के नेता हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिए। बहरहाल हम आते हैं कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले क्या गठबंधन हो पाएगा। क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि जो पिछले मर्तबा 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो 70 सीटें उसे फिर से महागठबंधन में मिलेंगे, या फिर जदयू जो 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछले चुनाव में और 110 सीटों पर भारतीय भाजपा चुनाव लड़ी थी, इस बार क्या खाका होगा। पिछले मर्तबा रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास यानी चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और उसका खामियाजा नीतीश कुमार भुगत चुके हैं। इस बार क्या सीन होगा, जीतन राम मांझी का क्या सीन होगा, हम सारे विषयों पर बात करेंगे। हम अपने एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे फोन लाइन पर। लेकिन इस बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव ने झारखंड की मैया सम्मान योजना के तर्ज पर बिहार में जो है माई बहन योजना चलाने का वादा किया है कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये जो है सो दिए जाएंगे जो महिलाएं होंगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी जुड़ गए हैं पटना से। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, दिल्ली में तो गाड़ी सरपट दौड़ गई भाजपा की, वहां सरकार भी बनने जा रही है, लेकिन बिहार में क्या होगा, क्योंकि सबकी निगाहें अब बिहार की ओर हैं। अभी तक जो तस्वीर है बिहार में जी, उसमें परिवर्तन के आसार नहीं दिखते हैं जी। लेकिन चुनाव में अभी 7 महीने का वक्त है और इतिहास गवाह है कि बिहार में समीकरण 24 घंटा में पलटी मारता है। इसलिए बहुत माने आज के हिसाब से अगर जो प्रेडिक्ट किया जाए तो नीतीश ही आएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं दिखता है। अगर जो बीच में कोई बड़ा उलटफेर ना हो जाए तो, क्योंकि दिल्ली की जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम ने इंडी अलायंस को, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि यह अलायंस बिखर चुका है, दिल्ली विधानसभा चुनाव ने उस अलायंस को एक बार फिर मजबूत कर दिया। मतलब बिखरने वाली ताकतें नहीं बिखरेंगी। उम्मीद है कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल का अलायंस एज इट इज बना रहेगा। दूसरी तरफ भाजपा जिस तरीके से बहुमत प्राप्ति की है दिल्ली में, तो बीजेपी में भी एनडीए में भी रेस्ट बीजेपी जो पार्टियां हैं, जेडीयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, लोजपा हो, या जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, या
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इन छोटी छोटी पार्टियों की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को एक तरीके से बढ़त दिया है। जो एक झटका महसूस कर रही थी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद, उस झटका से हरियाणा विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव ने बीजेपी को निजी तौर पर बहुत राहत दिया है, या ये कहिए कि बीजेपी अपने पुराने फॉर्म में वापस लौट आई है। तो इधर बार्गेनिंग कैपेसिटी छोटी छोटी पार्टियों का कम हुआ, जैसे बीजेपी चाहेगी या जैसे बीजेपी और जदयू चाहेगी, दोनों मिला के अपने गठबंधन को कायम रखेगी। और उधर छिटकने का डर लोगों को सताने लगा, मैंने छिटकने के बाद कमजोर होने का डर सताने लगा, लिहाजा उधर भी जो गठबंधन है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। तो दो ब्लॉक में जब भी बिहार में चुनाव होगा तो आज की जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ही आगे होंगे, क्योंकि जो स्थिति आज है वही स्थिति 2024 में थी लोकसभा चुनाव के सामने। तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप जोड़ के देख लीजिए किसकी बढ़त है और किसकी बढ़त नहीं है। लेकिन धीरेन्द्र जी, जैसे पिछले चुनाव में जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, गठबंधन के तहत भाजपा के साथ गठबंधन था, 43 सीटें मात्र जीत पाई थी, और बीजेपी 110 सीटों पर लड़ करके 74 सीटें जीती थी। क्या इस बार बीजेपी जो बड़ा भाई बना हुआ था जदयू, वहां पर सीटों के मामले में कुछ ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी? इस बार जो मेरा अनुमान कहता है और जो मैं समझ पा रहा हूं, दोनों में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होगा, दोनों जुड़वा भाई होंगे। मतलब दोनों समान हैसियत में लड़ेंगे, और अनुमानित है कि 100 सीट पर ये दोनों लड़ेंगे, और 43 सीट जो है वो लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हम, इन तीनों में बांट दिया जाएगा। लिहाजा बड़े भाई की भूमिका में जो नीतीश कुमार रह रहे थे, वो भूमिका तो उनकी समाप्त हो गई थी 2020 में ही, फिर भी नेतृत्व उनके पास था। वही स्थिति इस बार भी रहेगी, बड़े भाई की भूमिका में तो नहीं रहेंगे, लेकिन नेतृत्व जदयू के पास और व्यक्तिगत तौर पर कहें तो नीतीश कुमार के पास ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा न तो एनडीए के पास है और ना इंडिया अलायंस के पास है। इसलिए नीतीश, मुझे लगता है कि बिहार विकल्पहीन है इस समय। तेजस्वी यादव कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेरा माजी मेरे कांधे पर सवार तेजस्वी यादव की जो लीगेसी है, तेजस्वी यादव राजनीति में लीगेसी के तहत आए हैं, लालू यादव की लीगेसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो लालू यादव के कर्म का फायदा उनको ये मिल रहा है कि बैठे बिठाए वो नेता बन गए, लेकिन लालू यादव के कर्म का नुकसान उनको ये मिल रहा है कि लालू यादव की जो भी निगेटिविटी थी उसको इनको न चाहते हुए भी कैरी करना पड़ रहा है। लिहाजा अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसमें अगर जो एनडीए ब्लॉक की बात देखें तो मैं कह रहा हूं कि कोई बड़ा भाई नहीं होगा, दोनों जुड़वा भाई की स्थिति में होंगे। दोनों बड़ी पार्टियां जदयू और भाजपा दोनों। और उधर की बात कर लें तो उधर गठबंधन कायम रहेगा, बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी रहेगी, लेकिन आरजेडी इस बार कांग्रेस को इग्नोर नहीं कर पाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव देखने के बाद ये बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी है। तो ये मान के चला जाए कि आरजेडी जो दिल्ली विधानसभा के परिणाम आए हैं उसके बाद आरजेडी जो हुंकार मार रहा था बीच के दिनों में सीटों ये चुनाव को लेकर के, जो कांग्रेस को 70 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में दी गई थी और 144 सीटों पर लड़ा था, यहां भी सीटों का हेरफेर हो सकता है। कुछ सीटों का हेरफेर होगा, संभव है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाएं, लेकिन कांग्रेस को नहीं दी जाए ऐसी बात नहीं हो सकती है। अब आरजेडी की मजबूरी होगी कि वो कांग्रेस को गठबंधन में बनाए रखे। अदरवाइज ये दिख गया कि कांग्रेस को छोड़ने का मतलब होता है सत्ता से हाथ धो देना, और आरजेडी लगातार बिहार में सत्ता के लिए तरस रही है। ऐसी स्थिति में आरजेडी के सामने चुनौती यह है कि वो कांग्रेस को भी मेंटेन रखना उसकी मजबूरी है, और जमीनी ताकत में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है सीपीआई एमएल को भी मेंटेन रखना उसकी मजबूरी है। लिहाजा वहां पर जो मैं समझ पा रहा हूं कि आरजेडी खुद 120 से 140 सीट पर लड़ेगी और रेस्ट सीट जो है वो अलायंस के बीच में बांट दिया जाएगा। हाँ, कांग्रेस को 70 सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी संभावना पर मैं विराम लगाता हूं। 70 सीट नहीं मिलेगा, कांग्रेस अंडर 50 रहेगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि 30 सीट के आसपास माले को दिया जाएगा, और बाकी जो है एक दो और छोटी पार्टियां अगर कोई आ जाती है तो 2-4 सीट पर उनको सेटल किया जा सकता है। हेमंत सोरेन की पार्टी भी ताल ठोक रही है इंडिया गठबंधन के तहत वहां से चुनाव लड़ने के लिए। हेमंत सोरेन का बिहार में स्टेकिंग क्या है?
जमुई के 1-2 विधानसभा क्षेत्र में कभी इनकी उपस्थिति दर्ज होती है और कभी दर्ज नहीं होती है। तो अगर बहुत परेशानी होगी तो एक सीट इनके लिए छोड़ा जा सकता है, और हेमंत सोरेन के लिए अगर सीट न भी छोड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार की राजनीति में हेमंत सोरेन का कोई स्टेक नहीं है। हाँ, झारखंड की राजनीति में राजद का स्टेक है, राजद का एक अपना कास्ट आधारित वोट बैंक है, कांग्रेस का स्टेक है, लेकिन बिहार की राजनीति में हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई स्टेक नहीं है। इसलिए ताल ठोकना एक अलग विषय है। ताल तो वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी जाके ठोक सकते हैं भाई। चुनाव लड़ना ये तो आजादी है, सबको कहीं से भी कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अलायंस को बाध्य करना कि हमको इतनी सीटें दीजिए, चाहे हमको अलायंस में रखिए ही, ऐसी मजबूरी इंडी ब्लॉक के पास या राजद नेतृत्व के पास, कांग्रेस नेतृत्व के पास जेएमएम को लेकर बिहार में नहीं है। लालू यादव का बयान काफी वायरल हो रहा है, दिल्ली में जो किया सो किया, बिहार में टिकने नहीं देंगे इस बार। के लालू यादव कहें कि जो दिल्ली में किया वही बिहार में हो जाएगा। भाई, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए बड़े नेता इस तरीके का ही बयान देते हैं कि भाई दिल्ली में जो हुआ सो बिहार में नहीं होगा, ताकि जिस तरीके से दिल्ली में अंदाजा नहीं था कि माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपका सफाया होगा और बीजेपी अगर बहुमत में भी आएगी तो लोग ये मान के चल रहे थे कि माइनर बहुमत होगा, 35 से 36, 32 से 35 के बीच में, 36 के बीच में बीजेपी सिमट जाएगी। लेकिन जो मेजोरिटी मिली है उस मेजोरिटी से अपोजिशन हिला हुआ है, और नेतृत्व का ये धर्म है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाए कि डरने की बात नहीं है, बिहार की अलग भूमिका है, बिहार का अलग समीकरण है, दिल्ली बिहार में रिपीट नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो बजट के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद एक जो नया वोट बैंक कंसीडर किया जा रहा है, मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास परंपरागत रूप से बिहार में एनडीए का समर्थक रहा है, उसके समर्थन में अब थोड़ी कट्टरता आ गई, मतलब एग्रेसिव होगा इस बार विधानसभा चुनाव के समय, ये मान के चलना चाहिए और ऐसा होगा। ये माई बहन योजना का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो तेजस्वी यादव 1 साल पहले से ढिढोरा पीट रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी योजनाएं ये घोषित कर रहे हैं उतनी योजना वो दे देंगे। अपोजिशन में घोषणा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप आइएगा तब दीजिएगा। घोषणा का मतलब उसके लिए है जो सत्ता में है। तो अगर इनकी माई बहन योजना का जोर पकड़ता हुआ दिखेगा तो नीतीश कुमार चुनाव के 1-2 महीना पहले 1-2 किस्त जारी कर देंगे, जिस तरीके से माई बहन, लाडली बहन योजना या महाराष्ट्र में इस तरीके की योजना चली थी, ये यहाँ करके दिखा देंगे। तो ऐसी मुझे लगता है कि माई बहन योजना का ऐलान करने में तेजस्वी ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। अब तो ये है ना कि आपने अपने पत्ते खोल दिए, तो आप जब अपना पत्ता खोल दिए तो सामने वाला अकॉर्डिंगली अपनी चाल चल लेगा। और आप अपोजिशन में हैं, आप योजना का ऐलान कर सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। वो झारखंड में परिणाम दिख गया उसका, झारखंड में दिख गया परिणाम उसका, झारखंड में दिख गया, मध्य प्रदेश में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा। इवन अब योजनाओं की बात अगर की जाए तो एक चीज देखिए, जिस तरीके से आप दिल्ली में ऐलान कर रही थी फ्रीबीज की कि हम ये देंगे वो देंगे, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा कि हम फ्रीबीज का से नफरत करते हैं, फ्रीबीज का विरोध करते हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी कहा कि जो वो दे सकते हैं वो हम भी देंगे। जनता शिफ्ट कर गई। तो जो ये ऐलान कर रहे हैं, अगर वही चीज इधर सत्तारूढ़ दल कर दे तो फिर इनके ऐलान का मतलब ही क्या रहता है? जन स्वराज पार्टी का क्या रोल रहेगा? अभी इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। जन स्वराज पार्टी अभी संगठनात्मक रूप से बहुत कमजोर है, कहीं है नहीं, मुद्दा आधारित पार्टी है, मूल्य आधारित पार्टी नहीं है। और उसके बावजूद ये कहना थोड़ा जल्दबाजी है कि जन स्वराज पार्टी कितना असर डालेगी। बाई इलेक्शन में जन स्वराज ने बहुत जोर लगाया, लेकिन कहीं भी ये कुछ खास करने में नाकाम रही। एक कंस्टिट्यूंसी में इसकी उपस्थिति सशक्त रूप से दर्ज होती है, उसमें भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि पार्टी के मुकाबले कैंडिडेट की भूमिका ज्यादा बड़ी थी। लिहाजा अभी जन स्वराज पार्टी को माने उसके बारे में कोई जजमेंट बनाना थोड़ा सा जल्दबाजी है। इस पार्टी का स्वरूप कैसा होता है, विधानसभा चुनाव आते आते पार्टी जमीन पर कितना संघर्ष करती हुई दिखती है, इसके बाद ही इस पर कुछ विचार किया जा सकता है। फिर भी मैं एक बात इस पार्टी के लिहाज से आपको बता दे रहा हूं कि जन स्वराज पार्टी का जो एक एजेंडा था कि हम मिडिल क्लास को अपने पास लेकर चलें, वो एजेंडा इनका समाप्त हो चुका है। दूसरा एजेंडा है इसका हरिजन और मुस्लिम वोट बैंक पर सेंधमारी करना।
जमीनी राजनीति ये है कि हरिजन वोट बैंक पर अगर जो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा कब्जा है जो माले का बनता है, सीपीआई एमएल का, और मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे बड़ा कब्जा जो है वो राजद और कांग्रेस का बनता है। तो अगर जन स्वराज पार्टी कुछ बहुत बड़ा खेल करने में कामयाब होती है तो उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। जन स्वराज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, ऐसी बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ थे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरेन्द्र जी, कई न्यूज चैनल्स में, अखबार में काम किए हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक की जो दृश्य बने हुए हैं, अब तक के जो दृश्य बिहार में है, उस दृश्य के हिसाब से लालू लाख ढिंढोरा पीटे, लालू लाख आवाज बुलंद करे, लेकिन स्थिति जो है तो वो एनडीए के फेवर में है। आगे क्या होगा, क्योंकि अभी 6-7 महीने का समय बचा हुआ है। इन 6-7 महीने में, क्योंकि चुनावी राजनीति में पल पल मुद्दे बदलते हैं, पल पल दृश्य बदलते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इतना तो तय मान के चलिए कि मोदी ने जो विक्टिम कार्ड खेला आम बजट के रूप में, उस आम बजट ने मध्यम वर्गीय को राहत देने की बाद जो मध्यम वर्गीय को समर्पित ये बजट पेश किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, और निर्मला सीतारमण का जो बजट हुआ, इसमें जिस तरह से आम बजट में दिया गया 12 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट, ये सारी चीजें जो है, और इसके अलावा बिहार फोकस्ड बजट इसको कहा गया, बिहार के लिए बहार है ऐसा कहा गया बजट के बारे में, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो या बाढ़ राहत के लिए हो या फिर स्टेट हाईवे के लिए हो, ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है सो इफेक्टेड हैं, और मध्यम वर्गीय वोटर्स जो हैं सो वो हमेशा से बिहार में देखा गया है, उनका ज़्यादा झुकाव जो है वो एनडीए के फेवर में रहता है। और खास करके महिला वर्ग के बीच में नीतीश कुमार की एक अच्छी पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लगातार जिस तरह से उन्होंने पंचायत के चुनाव हो या फिर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, सभी में 50% आरक्षण जो महिलाओं को दी है, उसका लाभ उनको पिछले 3 चुनाव से मिलता आ रहा है, और ये इस बार भी जारी रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि धीरेन्द्र जी ने बताया कि अभी अगर कोई पार्टी घोषणा करती है कि मैं महिलाओं के लिए ये करने जा रहा हूं या युवाओं के लिए ये करने जा रहा हूं, तो इस बीच में अभी समय है सरकार के पास, जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, अगर वो घोषणा कर देते हैं तो उस घोषणा का इफेक्ट ज्यादा होता है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये है कि लालू ने जो खेल शुरू किया है बिहार में, जो चुनावी राजनीति का खेल शुरू किया दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, और जिस तरह से एनडीए खेमे में देखा जा रहा है कि उनके बयान के बाद से जो है सो लगातार बयान पर बयान आ रहे हैं, तो इसके बाद से लालू चूंकि खिलाड़ी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि पिता की विरासत को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जिस रूप में पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोड़ा जो है सो वो शासनकाल उनके सामने आ जाता है, और उस जगह उनकी बोलती बंद हो जाती है जब लोग लालू राज और राबड़ी राज की तुलना कर देते हैं नीतीश कुमार के सरकार से। तो वहां पर जो है सो तेजस्वी यादव कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं। भले ही तेजस्वी यादव ये कहते हो कि शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में थे और इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति हो पाए, नीतीश कुमार तो कहते थे पैसा कहां से लाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति, क्योंकि चुनावी राजनीति के लिए 7 महीने का समय कोई ज्यादा समय नहीं होता है, बिहार का बजट भी आने वाला है, इस बजट में बिहार सरकार क्या कुछ लाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक बजट जो आम बजट जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उस बजट ने दिखा दिया कि भाजपा का बिहार के प्रति क्या सोच है, यानी एनडीए की सोच बिहार के प्रति क्या है। एनडीए को खुले हाथ से इस बजट में दिया गया है। दूसरी ओर आप देखेंगे पिछले चुनाव में जो सीमांचल के क्षेत्र, मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्र में जो है सो उन्हीं क्षेत्रों में जो बढ़त बनाई थी, उससे सरकार बनाने में जो है नीतीश कुमार को सुविधा हुई थी, नीतीश कुमार सरकार बना पाए थे। नहीं तो पहले चरण के जो चुनाव जिन जगहों पर हुए थे वहां पर स्थिति खराब थी। और अगर देखें आरजेडी को जो सीटें मिली थी वो गया, आरा, अलवर, ये सारे सीटें जो हैं इस एरिया के जो हैं इन एरिया में मिले थे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, मिथिलांचल की ओर जाते हैं, सीमांचल की ओर जाते हैं, तो वहां पर जो है सो एनडीए को फायदा हुआ था। अब देखना है कि लगातार जो मिडिल क्लास के लिए जो सरकार ने घोषणाएं की केंद्र सरकार ने, अब नीतीश अपने बजट में क्या कुछ लाते हैं। क्योंकि ये बजट चुनावी बजट होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, चुनाव इफेक्ट दिखाई देगा जो बिहार का बजट होगा।
बहरहाल अब इंतजार करते हैं नीतीश के बजट का और आगे क्या क्या राजनीति होती है। हम आपको बिहार के चुनाव को लेकर भी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे उससे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।